केरल में ब्रेन ईटिंग डिजीज ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब तक 65 मरीजों की पहचान हो चुकी है और 19 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि मौत की दर 97% तक जाती है। शुरुआत में माना गया कि ये सिर्फ तालाब या स्विमिंग पूल में तैरने से फैलती है, वहां से ये अमीबा जो है वो आपके शरीर में आ जाता है, लेकिन अब पता चला है कि पानी में मौजूद अमीबा नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाए तो भी खतरा है। तो आज हम ब्रेन ईटिंग डिजीज पर बात करेंगे, जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के तमाम उपाय कौन कौन से हैं, सावधानियां कौन सी बरतनी हैं। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। केरल में इन दिनों डर का साया है। वजह है एक ऐसा दुश्मन जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन दिमाग तक पहुंचकर जान ले लेता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा सुनने में जितना डरावना, असर में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। मेडिकल भाषा में इसे प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस यानी कि PMA कहते हैं। ये एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा इन्फेक्शन है जो दिमाग को निशाना बनाता है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक 69 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 19 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले सितंबर में ही सामने आए हैं। शुरुआत में ऐसा माना गया कि ये सिर्फ तालाब, झील या स्विमिंग पूल में तैरने से होता है। पानी में मौजूद अमीबा नाक के रास्ते से शरीर में घुसता है और सीधे ब्रेन तक पहुंच जाता है। वहां जाकर ये ब्रेन के ऊतकों को खाना शुरू कर देता है। नतीजा भयंकर सूजन और मौत का खतरा। गौर करने वाली बात यह है कि ये बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैलती। गंदा पानी पीने से भी ये नहीं होता। इसका रास्ता सिर्फ एक है, नाक। अमीबा ऑल फैक्ट्री नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लक्षण देर से सामने आते हैं। शुरुआत में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में दर्द। 4-5 दिन तक हालात बिगड़ती है, गर्दन अकड़ जाती है, सोचने समझने में दिक्कत होने लगती है, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और कई बार मरीज कोमा में चला जाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा का दुनिया में मृत्यु दर 97% है, जो एक चिंता की बात है। यानी लक्षण दिखने के 18 दिन के अंदर अंदर ज्यादातर मरीज दम तोड़ देते हैं। केरल में यह बीमारी पहली बार 2016 में दिखी थी। तब से लेकर अब तक सिलसिला जारी है। इस साल जनवरी से सितंबर तक कुल 69 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 3 महीने के बच्चे से लेकर 91 साल तक के लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि केरल में दुनिया के मुकाबले मृत्यु दर 24% है। केरल सरकार के मुताबिक राज्य में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। मरीजों की जल्दी पहचान की जा रही है। यही नहीं, दवाओं का स्टॉक भी यहाँ मौजूद है। सवाल यह है कि आखिर केरल में ही क्यों ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। जानकारों के मुताबिक केरल एक तटीय राज्य है जहां नदियां, झीलें और भारी बारिश वाले इलाके हैं। यही वजह है कि पानी और मिट्टी से जुड़ी बीमारियों का खतरा यहां बाकी जगहों से ज्यादा रहता है। इसके अलावा केरल के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। ऐसे में कई बार बाहर से भी संक्रमण राज्य में पहुंच जाता है। गंदे और गर्म पानी में अमीबा ज्यादा पनपता है। पानी में क्लोरीन डालने से खतरा कम हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पानी नाक में जाने ना दें। तैरते या नहाते वक्त डुबकी लगाने से बचे। जरूरत हो तो प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करें। ब्रेन ईटिंग अमीबा नाम जितना डरावना, खतरा उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। साफ पानी, सही सावधानी और समय पर इलाज, यही है इस अदृश्य दुश्मन से बचने का एकमात्र रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व हेड DECD ICMR। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गंगाखेडकर आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर कुमार आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर गंगाखेडकर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। धीरे धीरे इस ये ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसे कहा जा रहा है कॉमन भाषा में, इसके शुरुआत में जब केसेस आए थे तो लगा था कि हर सीजन की तरह इस बार भी कोई ये बीमारी है जो सिर उठा रही है और काबू में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं सर, 19 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये समस्या बड़ी है। तो थोड़ा बताएं सर कि ये कितनी बड़ी समस्या है और इसका अभी का विश्लेषण आप किस तरह से देख रहे हैं?
नहीं, ये समस्या बड़ी है क्या, ये बोलना थोड़ा सा कठिन काम है। क्योंकि सारे दुनिया में जितने स्टडीज हुए हैं या रिपोर्ट्स हुए हैं, उसमें तकरीबन 500 से कम लोगों को ये बीमारी हुई, इसके रिपोर्ट्स हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से बीमारी के रिपोर्ट आते हैं, कहीं पाकिस्तान से आते हैं, कहीं अमेरिका से आते हैं। ये तीन जगह से ही हमको ज्यादातर ये रिपोर्ट्स आते हैं। और अभी भी हमने अगर देखा तो हमारे यहाँ इस साल 70 के ऊपर लोगों को बीमारी हो गई ऐसे दिखी। अब इसका मायना क्या है? नंबर है कम, लेकिन नंबर कम रहने का दूसरा ये भी मायना हो सकता है कि हम पुराने टाइम पे शायद इसका टेस्टिंग बराबर नहीं कर रहे थे, तो हमको पता ही नहीं चलता था। लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है कि केरला में जिस ढंग से टेस्टिंग चालू है, तो सडनली केरला में कभी जितने कभी रिपोर्ट नहीं हुए उतने केसेस हमको दिखाई दिए। अब इससे डरना चाहिए क्या? डरना तो चाहिए, मौत का अगर डर ज्यादा है तो हमको डरना चाहिए, लेकिन ये प्रिवेंटेबल बीमारी भी है। हम्म। तो ये सबसे अच्छी खासियत है। और ये जो बीमारी है, मेरे हिसाब से जैसा टाइम जाएगा, क्लाइमेट चेंज बढ़ते जाएगा, अलग अलग नए किस्म की बीमारियां हमको अपने देश में दिखेंगे। उनमें से शायद ये एक बीमारी जो है, ये बढ़ते जाने का एक अंदेशा अपने मन में हमने रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आपने कहा कि ये प्रिवेंटिव है, ये कम से कम एक गनीमत है इस बीमारी के प्रकोप के दौरान, तो इसलिए आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अमित द्रविड़, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट हैं पूना हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर द्रविड़ आपका हमारे शो पे। डॉक्टर सुधीर कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, और ये थोड़ा सा समझाइए कि ये जो पीएम जिसे कहा जा रहा है, ये क्या है और इसका दरअसल स्रोत क्या होता है, ये फैलता कहाँ से है? धन्यवाद दीपक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आप जी बिजनेस की टीम को ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि ये काफ़ी टाइमली टॉपिक है। लोगों के मन में डर भी है और बहुत सारे दे वांट टू नो कि क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा आपने बोला, ये फर्स्ट में ये बता दूं कि ये जो इन्फेक्शन है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस और लेमन टर्म में ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये एक नई बीमारी नहीं है। हमारे इंडिया में भी 35-40 सालों से इसे देखा गया है। और मैं भी इसे 25-30 साल पहले भी हमारे सीएमसी वेलोर में जब मैं काम करता था, वहाँ भी हमने ऐसे केसेस देखे थे। और हाँ, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि अभी जो केरला में नंबर ऑफ़ केसेस डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका जो मेन स्रोत होता है ये अमीबा का, ये पानी में होता है, जो स्टिल वाटर है, जैसे कि स्विमिंग पूल या फिर लेक्स या पॉन्ड्स। और ये जो इन्फेक्शन है, ये नाक के रास्ते ही ब्रेन के अंदर जाता है। तो सबसे पहले पानी जिसमें एक अमीबा ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो नाक के अंदर जाएगा जब लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं या नहा रहे हैं पानी में, और फिर ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए वो फिर ब्रेन के अंदर प्रवेश करता है। तो इसका असर ब्रेन पे पड़ता है, जिसे कि हम ब्रेन फीवर बोलते हैं। तो ये एक कॉमन सोर्स है। लेकिन हम ये भी देखें रेयर केसेस में जो इसके अमीबा धूल में भी जा सकते हैं, कुछ एसी डक्ट्स में भी पाए गए हैं। तो ये सब रेयर सोर्स है, लेकिन जो सबसे कॉमन सोर्स जो जिसे हम मानते हैं, वो पानी का ये सोर्स है, और वहाँ से ही अमीबा ये नाक के रास्ते ब्रेन के अंदर जाता है। एब्सोल्युटली। तो आपने ये बताया इसका स्रोत, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली सर ने कि ये कोई नई बीमारी नहीं है जिसको देखकर लोग इतने चौंक रहे हों, बट स्वाभाविक रूप से जैसा गंगा खेडकर सर ने भी कहा कि अब क्योंकि स्क्रीनिंग अच्छी हो गई है तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। बट हाँ, इसमें जो मौत का आंकड़ा है वो थोड़ा सा डराता है। डॉक्टर द्रविड़, थोड़ा सा ये हमें बताइए कि इसकी मोर्टालिटी क्या है? 97% बताया जा रहा है, तो क्या ये वाकई में अगर किसी को ये अमीबा अपनी चपेट में ले ले तो हम ये माने कि मौत की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं सर? जैसे केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर मैडम है, उन्होंने भी बताया कि मॉर्टेलिटी डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट वी डायग्नोस इट। जितनी बार हम अगर प्री सेरेब्रल स्टेज में हम उसको डायग्नोस करते हैं, मतलब पेशेंट कोमा में जाने के पहले जब उसको सिम्टम आते हैं, तेज बुखार, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, बदन दर्द, थोड़ा सा बहकी बहकी बातें करना, हेलुसिनेशंस होना, जब ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और जब हम जल्दी डायग्नोसिस करते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तभी हम पेशेंट को बचा पाते हैं। एक बार पेशेंट कोमेटोस हो जाए तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल है। उसका फिर मोर्टेलिटी 97% है। लेकिन केरला में जैसे आपने देखा कि लगभग 60-70 केसेस है और मोर्टेलिटी 10-15 के बीच में हो गई है। सो अगर हम जल्दी इसे डायग्नोस करें, जल्दी इसका इलाज करें, तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। एक बार पेशेंट कोमा के स्टेज में चले जाए या सेरेब्रल स्टेज जो बोलते हैं, तो उसे बचाना मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली।
यानी कि अगर डायग्नोसिस देरी से होता है तब आप कह सकते हैं कि मृत्यु दर का जो आंकड़ा 97% बताया जा रहा है तब होगी। वैश्विक स्तर पर मैं देख रहा था 400-500 की ही केसेस हैं और 1965 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से संभवतः इसकी शुरुआत हुई थी। बट गंगा खेडकर सर, वाई केरल? मतलब हम देखते हैं कि कोई भी एक इस तरह की बीमारी आती है तो पता नहीं वो केरल से ही सबसे पहले इस तरह के केसेस आते हैं। तो क्या सर ऐसा वहाँ पर अभिशाप है केरल में कि बीमारियों की हमें दुखद खबरें वहीं से ही मिलती हैं? देखिए, 2-3 चीजें हमको समझना पड़ेगा। केरल का जो हेल्थ सिस्टम है, इसको कोई माने या ना माने, ये सबसे स्ट्रांग है बिल्कुल सर, अनडाउटेडली हेल्थ केयर सिस्टम। अब उसकी वजह से ना कहीं भी कुछ भी हुआ, एक रिपोर्ट आया कि ऐसी ऐसी केस हुई है, तो आपको दूसरी चीज वहां बहुत ज्यादा दिखती है, वो हेल्थ के जो एनजीओज है, हेल्थ में काम करने वाले सबसे एक्टिव जो है वो आपको केरला में मिलते हैं। वो भी खुद जोर से खड़े हो जाते हैं। आपने पहले भी देखा, कोविड हुआ उधर ही हुआ, निपा हुआ उधर ही हुआ ना, आप कोई भी बीमारी का नाम लें, ऐसे ऐसे इस टाइम पे हमको वो सबसे ज्यादा केरला में शुरू होते दिखता है। अब उसका एक कारण ये भी होगा कि उनकी हेल्थ सिस्टम और एनजीओ का एक्टिविज्म बहुत ज्यादा है, वो जल्दी से जल्दी लोगों को भेजते हैं। दूसरी बात ये भी रह सकती है कि केरला में आपको जो क्या बोलते हैं, टूरिज्म जो होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म, वो भी आपको बहुत ज्यादा दिखता है। और तीसरी बात मुझे एक लगता है कि उसमें एक रिलीजियस एवोल्यूशन करके बोलते हैं, नाक में से वो कुछ चीजें लेते हैं, है ना? और आयुर्वेदा भी बहुत कॉमन है, उसमें नीति करके एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर करने का भी चांस ज्यादा होता है। उसके भी रिपोर्ट्स हुए हैं कि उसमें भी इस किस्म की बीमारी का डर रहता है। तो शायद इन सारी चीजों से बीमारी का खतरा ज्यादा आने का डर बढ़ता है। और जैसे आपने बोला कि केरला में ही क्यों होता है, लेकिन केरला में ही, मैं उल्टे ढंग से बोलूंगा, सबसे जल्दी वो कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि उनकी एब्सोल्युटली सर। तो केरला का जो हेल्थ सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी वो लोग एक अलर्ट मोड में रहते हैं और प्रिवेंशन के लिए वहाँ, क्योंकि कदम जो हैं वो जल्दी उठा दिए जाते हैं, इसलिए आपको केसेस भी ज़्यादा वहाँ पे मिलेंगे और जैसा सर बता रहे हैं कि रोकथाम भी वहाँ पर बड़ी इजीली हो भी जाती है। बट इसका क्या डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, इसका क्योंकि अब केरल में वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं सर, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के बैक वाटर्स, वहाँ की गर्म झीलें भी हैं, जहाँ तापमान इस पीएम को पनपने का बड़ा मौका देता है। तो क्या हम ये माने कि इस तरह के तापमान वाली जो भारत की दूसरी जगहें भी हैं, वहाँ पे भी खतरा हो सकता है सर भविष्य में? डेफिनेटली, देखिए इसमें हमें सावधानी तो हमेशा रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोर देन 90% केसेस में जो मरीजों को ये बीमारी होती है, तो वो 3-4 दिन या 4-5 दिन पहले वो कहीं पे स्विमिंग पूल में या फिर पॉन्ड में या झील में नहा चुके हैं या तैर चुके हैं, तो वो हिस्ट्री मिलता है। तो जब भी कोई किसी वाटर बॉडी में जा रहा है तो ये सावधानी रखना पड़ता है कि वो पानी नाक के अंदर ना जाए। तो अगर सिर आप ऊपर रखें, यहाँ अभी तो केरला में जहाँ पे ये इन्फेक्शंस आ रहे हैं वहाँ अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। और सरकार भी कदम उठा रही है, वो पानी को मतलब कंटामिनेशन बचाने के लिए क्लोरिनेशन कर रही है। तो वो सब तो अपनी जगह पे, मरीजों मतलब पब्लिक को अपने साइड से ऐसे वाटर बॉडी से थोड़ा बचना है, सावधान रहना है। अगर वहाँ पे काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही पूल को या फिर झील को, तो उससे बचना है। और अगर आपको वाटर बॉडी में जाना भी हो तो अगर नाक के अंदर पानी ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसा आपने बताया, ये सिर्फ केरल में ही नहीं है, ये केसेस हर स्टेट में आ सकते हैं, जैसे जिस तरह का टेम्परेचर जहाँ हो। लेकिन डेफिनेटली ये स्पोरेडिक केसेस है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक मरीज से दूसरे मरीज में ये इन्फेक्शन नहीं फैल सकता है। अच्छा। ये जब तक कि इन्फेक्टेड पानी नाक के अंदर ना जाए वो नहीं होगा। तो ये इसे मतलब बहुत तेज़ी से फैलने का, जैसे कोविड में या किसी और इन्फेक्शन में जो होता है एयरबॉर्न डिजीजेज, तो उस तरह से ये नहीं फैल सकता है। नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसे संक्रमण वाली बीमारी नहीं है। देखिए, कभी भी इस तरह के आउटब्रेक्स जब होते हैं ना, तो उसके साथ तमाम तरह की अफवाहें भी उड़ने लगती हैं कि साहब केरला में ये हो रहा है, अब वहाँ जाना बंद कर दीजिए। वो ठीक है, आप अपना एहतियात ज़रूर रखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए इस तरह की कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो प्लीज़ डॉक्टर साहब ने उसको क्लैरिटी उस पर दे दी है। डॉक्टर द्रविड़, पुणे के आसपास हमने कुछ दिनों पहले GBS का भी एक आउटब्रेक देखा था, गुलियन बारे सिंड्रोम का,
और उसमें भी कहा गया था कि भाई क्लोरीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि भाई जो वाटर बॉडीज हैं उनका क्लोरीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या समानताएं हैं सर जीबीएस और इसमें, और क्या आप हिदायत देंगे कि कहीं पर आउटब्रेक हो ना हो बट क्लोरीनेशन क्लीन वाटर की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी? नहीं, वो तो बनी रहेगी। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब पुणे के आसपास जीबीएस का एपिडेमिक आया था, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से आया था जहां पे क्लोरीनेशन ऑफ वाटर फॉर म्युनिसिपल पर्पसेस ठीक से नहीं हुआ था, और जिसके कारण जो पशु थे वो भी उस पानी को यूज कर रहे थे। उनके गट सिस्टम में से जो जंतु थे उस पानी में जा रहे थे, और एक बार वो कैंपेलोबैक्टर जेजुनी पानी में घुस गया तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को डायग्नोस किया, और उसके बाद जीबीएस भी कॉज किया, और बहुत सारे लोग जीबीएस से वेंटिलेटर पे एडमिट हुए और कुछ कुछ लोगों की मौत भी हो गई। सो अगर क्लोरीनेशन होता और ये सब क्लीन होता तो शायद ये नहीं होता, और थैंकफुली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एट वॉर फुटिंग ये सब खत्म किया, और उसके बाद कैंपेलोबैक्टर जेजुनी से होने वाले जीबीएस के केसेस बहुत कम हो गए हैं। सिमिलरली इन केरला, जैसे मैंने बताया कि ये क्लाइमेट चेंज और वार्म वेदर जो बढ़ रहा है, जिसके कारण ये जो फ्रेश वाटर बॉडीज है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, पानी में तैरते हैं, मेरे पहले स्पीकर ने भी बताया कि वो नाक के थ्रू अंदर जाता है। तो अगर हम ये अवॉइड कर सके, अभी अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, टूरिज्म कैसे अवॉइड कर पाएंगे? सो ऑन अ वॉर फुटिंग जब स्टेट गवर्नमेंट ये सारे जो फ्रेश वाटर बॉडीज है उसका क्लोरीनेशन करेंगे तो ये रुक जाएगा। और वर्ल्ड वाइड केसेस है कि जहाँ पे स्विमिंग पूल्स है जो ठीक से क्लोरिनेटेड है, तो प्रॉपर क्लोरीनेशन से अभी तक एक भी केस नहीं फैली है नेग्लेरिया फॉलेरी की। सो इट इज द वे थ्रू, और आई थिंक आई होप कि स्टेट गवर्नमेंट भी जल्दी से इसको काबू में कर सके। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। कई बार हम लोग ना सिर्फ आलोचना के लिए जो स्टेट मशीनरीज हैं, ख़ास तौर से जो हेल्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो बड़ी आलोचना का शिकार होते हैं कि साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के इंसिडेंसेस जब आते हैं, चाहे जीबीएस का आउटब्रेक हुआ, जब उसका आउटब्रेक हो रहा था बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन उसको किस तरह से काबू में किया गया उसकी सराहना उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो आपके माध्यम से हम उन लोगों को भी हम बधाई देते हैं जिन लोगों ने उसको समय रहते काबू कर लिया। संभवतः डॉक्टर द्रविड़ भी उस टीम में का हिस्सा थे। और इसी तरह से केरला में भी अगर हम उसको जल्दी काबू में कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर द्रविड़ ने कही, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, देखिए किस किस रूप में जलवायु परिवर्तन इंसान पर भारी पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि सिर्फ एसी आपका ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन से गर्म तापमान बढ़ने से अमीबा का फैलाव का स्तर भी बढ़ सकता है। इसका कनेक्शन आप सोच के देखिएगा तो सोचिए कि आसपास कितने खतरे मंडरा रहे हैं जो इनविजिबल हैं लेकिन रिलेटेड हैं जलवायु परिवर्तन से। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर सर, आपके पास आ रहा हूँ, और हमें जरा बताइए सर कि इस तरह की बीमारियां जो बिल्कुल आती हैं, और अगर 97% अगर मोर्टेलिटी है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मौका देती नहीं है इंसान को बचने का। हालांकि अगर समय रहते अगर इसका प्रिवेंशन कर लिया जाए और डायग्नोसिस कर लिया जाए तो जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाता। तो क्या इस तरह की बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए हम सर किसी तरह के टीके या वैक्सीन्स पर काम कर रहे हैं सर? नहीं, मुझे जितना मालूम है इसके टीके के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो ये बहुत कम लोगों में अभी तक पाई गई ये जो बीमारी होती है, और ऐसे भी कम लोगों में रहते वक्त अभी आपको किसको वैक्सीन देना है, कौन तैयार होगा, इसका एक डायलेमा आपको परमानेंट रहेगा। तो इसके ऊपर तो अभी तक ये विचार नहीं किया गया है। लेकिन वैक्सीन जो लगती है उससे अच्छा आपको अगर कोई एहतियात बरतने के बाद में वो मुझे बीमारी होने का चांस अगर मैं कम कर सकता हूँ तो मुझे वैक्सीन इतनी लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, इसके ऊपर मैं शासक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वैक्सीन के बारे में सोचना शायद अभी के जो एपिडेमिक की जो लेवल है उसके ऊपर वो बराबर नहीं रहेगा। सर, एक मिल्टेफोसाइन दवा का उपयोग इसमें किया जा रहा है एज अ फ्रंटलाइन थेरेपी, तो इस पे कुछ ये कुछ असर करती है सर? देखो, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है, जैसा आपने पहले बोला ना 500 के नीचे हमारे केसेस हैं, हाँ, अब तक दुनिया में हुए हैं, तो इनके जो ट्रायल्स भी करने के लिए जितनी पेशेंट की तादाद रहनी चाहिए उतनी एक टाइम पे मिलती नहीं। और जहां भी शुरू हो गया तो आपको परेशानी ये होती है वहां कितने लोग मिलेंगे इसका भी आपको भरोसा नहीं होता है, तो वो प्रिडिक्ट करना कठिन है।
एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें ऐसे देखा जा रहा है कि ये दवा भी काम कर सकती है, अलग अलग किस्म की दवाइयां हैं, इवन स्टेरॉइड भी है उसमें कि दे सकते हैं करके। लेकिन ये लिमिटेड एक्सपीरियंस वाले हैं। शायद अभी जो अपने यहाँ 71 केसेस हुए हैं, उनमें से जो पेपर निकलेगा वो शायद हमको ज्यादा इसकी मालूमात करने करने के लिए आसान होएगा, क्योंकि अमेरिका में जहाँ सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स होते हैं वहां भी साल को 10 या 15 केसेस होते हैं। अब 10 और 15 केसेस को मैंने क्या दवा दिया, उसके जो ट्रायल्स बनाना है वो ट्रायल करने के लिए बहुत कम संख्या हो जाती है। बिल्कुल सर। लेकिन ये दवा काम करती है ऐसा लोगों का दावा है। अब वो दावे को एविडेंस आना है, ये शायद आएगा। ना, आपने सही कहा सर। देखिए, क्योंकि मोर्टेलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है तो बड़े थोड़ा पैनिक आ जाते हैं। आजकल हर तरह की रिपोर्टिंग बढ़ गई है, आजकल स्क्रीनिंग भी बढ़ गई है, उन बीमारियों की रिपोर्टिंग भी बढ़ गई है, और उन बीमारियों के बारे में जो मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है वो भी बढ़ गई है। तो इस वजह से जो है ना, पैनिक ज़्यादा हो जाता है। अमेरिका में ही आप मान के चलिए कि 0 to 8 जो केसेस हैं पर ईयर आते हैं। किसी किसी साल बिल्कुल नहीं आते, और किसी किसी साल अगर मैक्सिमम आए भी हैं तो 7-8 आए हैं। तो इसीलिए इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करना थोड़ा सा दूभर हो जाता है। बट डॉक्टर सुधीर कुमार, अब क्योंकि भाई नदियों, तालाबों, पोखरों में छलांगे मारने वाले बच्चे और जो वयस्क होते हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं केरल की स्टोरी सुनने के बाद, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? प्रिवेंशन तो होना ही चाहिए सर, चाहे कहीं पर आउटब्रेक है या नहीं है। वैसे भी जब इस तरह के तालाबों, पोखरों और झीलों में जब लोग नहाने के लिए जाते हैं तो क्या कुछ खास हिदायत आप देंगे उनको सर? देखिए, इसमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो जैसा मैंने बताया, ये एक चीज़ मैं बता दूं कि ये पानी पीने से नहीं होता है। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई या पुणे के आसपास जीबीएस का, जी तो वो इन्फेक्टेड पानी पीने से वो गट पे इन्फेक्शन के बाद फिर उसके बाद जीबीएस होता था। ये जो अमीबा है, ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसे हम बोलते हैं नाइग्लेरिया, वो जब तक कि इन्फेक्टेड पानी नाक के अंदर ना जाए और नाक से ब्रेन में प्रवेश ना करे, इन्फेक्शन नहीं होती। तो अगर किसी ने ये गलती से ये पानी पी लिया तो उससे ये बीमारी ब्रेन ईटिंग अमीबा नहीं हो सकता। ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, अगर कोई स्विमिंग पूल है उसे अच्छे से अगर क्लोरिनेट कर दिया गया हो तो टोटली सेफ है, वहाँ पे लोग तैर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। अब कोई अनजान जगह है जहाँ तालाब या झील है जिसके बारे में हमें ये मालूम नहीं है कि वो क्लोरिनेशन किया गया कि नहीं किया गया, तो उससे बचना जरूरी है। और अगर गलती से कोई उसका चले भी गया तो अगर वो अपना सर पानी के बाहर रखे और जिससे कि पानी नाक के अंदर प्रवेश ना करे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। मतलब ये देखा गया है कि कुछ अमीबा डस्ट में भी, धूल में भी रह सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में भी पाया जाता है। ये पानी में ही नहीं, मिट्टी में भी पाया जाता है। ओके। और हम सारी मिट्टी को क्लोरिनेट या उसको डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, तो लेकिन वो उसके चांसेस कम हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो अगर पानी में जाएं, अगर क्लोरिनेट किया गया है तो टोटली सेफ है, और आप अपना सर को पानी के बाहर रखें। अब डॉक्टर सुधीर, क्योंकि अभी डॉक्टर द्रविड़ ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी जलवायु परिवर्तन की, मैं इस पर आपका टेक लेना चाहूँगा सर, कि ये जो लगातार हम देख रहे हैं तापमान बढ़ रहा है, वाटर बॉडीज़ भी हम देख रहे हैं कि उनके तापमान में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, आज ये सीमित है ये प्रकोप, लेकिन अगर तापमान ऐसा मुफीद बना इस अमीबा के पनपने के लिए तो फिर कोई भी जगह सेफ नहीं बचेगी सर। तो इस पर जलवायु परिवर्तन का कितना रोल आप देखते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये स्पेसिफिक जो हम आउटब्रेक देख रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरा जो जनरल बीमारियां उसके ऊपर। तो डेफिनेटली बहुत सारे रिसर्च पाए गए हैं जिसमें कि इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, उसके भी रिस्क बढ़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इन बीमारियों के भी रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। फिर जैसा कि हम देख रहे हैं, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसके कारण भी बहुत लोगों की जान जा रही है, या फिर जहाँ असमय बारिश के कारण बाढ़ आना, फिर पानी का जमा हो जाना, तो ये सारे चीज़ें, और उससे भी इन्फेक्शन फैलते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज हो। तो डेफिनेटली अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो ये इन्फेक्शन भी शायद उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें, और दूसरे इन्फेक्शंस के भी बढ़ने के चांसेस हैं। प्लस ओवरऑल जो हेल्थ है, लोगों की हेल्थ, उस पर भी असर पड़ेगा डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार इसको आप एक निबंध के टॉपिक के रूप में मत देखिए जलवायु परिवर्तन को। इट्स रियल, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। वो आपको दिख नहीं रहा है, वो एक अलग चीज़ है, बट ये विजिबल है अब बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर द्रविड़, आप अब फाइनली क्या हिदायत देंगे? क्योंकि अब ठीक है केरल में है, बाकी जगह पे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह के लक्षण आए जो इससे मिलते जुलते हों, क्योंकि आपने कहा था कि
अगर सही टाइम पे अगर डायग्नोस हो जाए, प्रिवेंशन हो जाए, तो फिर जानें बचाई जा सकती हैं। इसलिए शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कब ये समझ जाना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना है? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वार्म वाटर बॉडीज, फ्रेश वाटर बॉडीज जो है, उसमें आप अगर कूदने जाएंगे, तैरने जाएंगे, तो नाक के द्वारा, मेरे पहले स्पीकर ने बराबर बताया कि नाक के द्वारा ये अमीबा आपके ब्रेन तक पहुंचेंगे। नाक के ऊपर एक क्रिब्रिफॉर्म प्लेट नाम का होता है, जिसके थ्रू वो जाता है। पीने से ये पानी पीने से या फ्रेश वाटर बॉडी में तैरने से ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 1 से 10 दिन है, एवरेज 5 दिन पकड़ के चलिए। तो आप वहां जा गए, फ्रेश वाटर बॉडीज में तैरे, कूदे पानी में, और 5 से 10 दिन में अगर आपको बहुत ज्यादा सरदर्द, वॉमिटिंग, स्किन पे रैश, थोड़ा सा चक्कर आना, और फिर बाद में भेकी भेकी बातें करना, या सीवियर हेडेक होना, बहुत सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग होना, ये अगर चालू होता है, तो कृपा करके आपके डॉक्टर को दिखाइए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्री सेरेब्रल स्टेज, जिसके पहले, कोमा के पहले, अगर आपने उसको डॉक्टर को दिखाया और आपने ये हिस्ट्री दी कि मैं गया था टूरिज्म के लिए और पानी में तैर के आया हूँ, उस पानी को क्लोरिनेट किया था कि मुझे पता नहीं है, अगर आपने हिस्ट्री बताई, तो आज पूरे इंडिया के डॉक्टर्स ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, तो वो आपकी नेग्लेरिया फाउलेरी के लिए टेस्ट कर सकते हैं, आपके पीठ का पानी निकाल के उस पर टेस्ट कर सकते हैं, आपका एमआरआई कर सकते हैं। और फिर जैसे गंगा खेड़कर सर ने बताया कि मिल्टेफोसिन नाम का एक एमिबिसाइडल ड्रग है जो यूज कर सकते हैं, वैसे ही कुछ अलग ड्रग्स लाइक लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, रिफेम्पिसिन, स्टेरॉइड्स, मैनिटॉल, ये सब यूज किए गए हैं, केरला में भी यूज किए गए हैं, और कुछ कुछ जगहों पे उसका रिस्पॉन्स भी आया है। तो जल्दी अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, ये पूरी हिस्ट्री बताएंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज में। अगर ये आप बताएंगे तो जरूर डॉक्टर आपको हेल्प कर पाएंगे। और जैसे आपने भी अभी न्यूज फ्लैश किया है कि केरला में मृत्यु दर 24% है, अगर वो हम और भी कम ला सके, तो ये जो डर है 97% मॉर्टेलिटी रेट का, वो बहुत लेट स्टेज डायग्नोसिस का है। जल्दी डायग्नोसिस करेंगे तो श्योरली हम जल्दी इस पे इलाज कर पाएंगे। तो ये है नेग्लेरिया फॉलेरी, जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जा रहा है। उसके बारे में सारा सार हमने आपको दिया। केरल तक ही महदूद है ये बीमारी है। उम्मीद हम करते हैं कि वहाँ से भी बहुत जल्दी लोगों को राहत मिले और ये गायब हो जाए बीमारी। बट हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह के जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, आउटब्रेक्स किसी भी रूप में किसी भी बीमारी का हो सकता है, इसलिए हमेशा आप सतर्क रहें। और जो डॉक्टर साहब ने तीनों ने जो बातें बताई हैं, उनको आप ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर कुमार सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर अमित द्रविड़, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।